Hi everyone, welcome to the pre-mentorship session for Indian history. Okay, so I hope आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी का सेशन देख लिया होगा एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखे हैं मैंने उनके डाउट्स क्लियर भी किए हैं। ठीक है। अगर आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं यू कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग विच आई कैन सजेस्ट यू राइट माई नंबर। ठीक है, राइट माई नंबर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आप अपना ऑफिशियल नंबर दे दो। सो दिस इज माई ऑफिशियल नंबर। राइट दिस नंबर एंड सेंड योर डाउट्स। डाउट्स ओनली, नो गुड मॉर्निंग गुड नाइट। ठीक है, सिर्फ डाउट्स के लिए। एंड वॉइस नोट भेज देना। बेटर सेंड अ वॉइस नोट with a picture with a picture of doubt। ठीक है, या तो आप अपना जो भी बुक पढ़ रहे हो उसमें डाउट आ रहा है वो भेज दो। लेक्चर के बीच में से डाउट है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दो और स्क्रीनशॉट में ही वॉइस नोट के थ्रू बता दो कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, तो आई विल गेट इट क्लियर्ड। ठीक है, वहाँ पे ये सबसे इजी मेथड है कि आपको मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप अपने डाउट्स यहाँ से क्लियर कर लेना। चलेगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो प्रोसीड करते हैं क्लास के साथ। देखिए, जब भी हम हिस्ट्री शब्द सुनते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक डर आ जाता है। उन्हें लगता है कि आ, हिस, उन्हें लगता है कि हिस्ट्री का मतलब है बहुत सारी डेट्स को याद करना, किंग्स के नाम याद करना। ठीक है, और बैटल्स याद करना और फैक्ट्स रटना। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन आज हम हिस्ट्री को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से समझेंगे। आज हम हिस्ट्री को एक बर्डन की तरह नहीं बल्कि एक स्टोरी की तरह देखेंगे। हिस्ट्री सिर्फ पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री उनकी जर्नी है, इंडिया की जर्नी है, सॉरी, हिस्ट्री सिविलाइजेशन की जर्नी है। हिस्ट्री बताती है कि सोसाइटी कैसे बनी, लोग कैसे बदले, आइडियाज कैसे आए, रिलीजन्स कैसे डेवलप हुए और इंडिया आज जो है वो कैसे बना। तो यूपीएससी के लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट नहीं करता जो फैक्ट्स को रट लेते हैं। यूपीएससी फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को सेलेक्ट करता है। और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो सोसाइटी को समझता हो, कल्चर को समझता हो, गवर्नेंस को समझता हो और देश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझता हो। ठीक है, अगर आपको इंडिया को समझना है तो आपको इंडिया की हिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, ठीक है, जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो सोशल सिस्टम्स देखते हैं, ये सब हिस्ट्री का रिजल्ट है। ठीक है, व्हाट आई वाज टेलिंग, आज की डेट में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जो लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, जो हम लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जो हम सोशल सिस्टम्स देखते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? इट इज ऑल रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री। इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिस्ट्री। ये सब हिस्ट्री की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। ये सब हिस्ट्री का रिजल्ट है ना? तो इसीलिए हिस्ट्री यूपीएससी प्रिपरेशन की बैकबोन बन जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिस्ट्री को गलत तरीके से पढ़ते हैं। वो अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते हैं, अलग अलग किंग्स को याद रखते हैं, अलग अलग फैक्ट्स रखते हैं। इसी वजह से कुछ दिन बाद आप सब भूल जाते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई शो यू द स्लाइड इस पे। हाँ, ठीक है, ये देखो, है ना? तो
उन्हें हिस्ट्री डिस्कनेक्टेड लगने लगती है। लेकिन असली प्रॉब्लम हिस्ट्री में नहीं होती है, प्रॉब्लम आपके स्टडी अप्रोच में होती है। हिस्ट्री को कभी भी टुकड़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री को फ्लो में पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री एक रिवर की तरह है, एक इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्टेड होता है, एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है, एक रूलर का डिसीजन फ्यूचर को अफेक्ट करता है। इसीलिए अगर हम हिस्ट्री को टाइमलाइन के थ्रू पढ़ेंगे तो हिस्ट्री बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? टाइमलाइन का मतलब होता है इवेंट्स को सीक्वेंस में समझना, मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो जब आप क्रोनोलॉजी समझने लगते हो, ठीक है, आपको हिस्ट्री नेचुरली याद रहने लगती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप डायरेक्टली मुगल एम्पायर पढ़ने जाओ बिना दिल्ली सल्तनत समझे तो कंफ्यूजन लगेगा। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो समझोगे तो सब कुछ कनेक्टेड लगेगा। इसीलिए यूपीएससी प्रिपरेशन में टाइमलाइन बेस्ड स्टडी बहुत पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री को जनरली हम तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारा कौन कौन से हैं? एंशियंट इंडिया, मिडीवियल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। बहुत स्टूडेंट्स इन तीन पार्ट्स को अलग अलग सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये तीन अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये एक ही सिविलाइजेशन की कंटिन्यूअस जर्नी है ना। इंडिया एक दिन में एंशियंट से मिडीवियल नहीं बना और मिडीवियल से मॉडर्न नहीं बना। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी धीरे धीरे इवॉल्व होती है। ठीक है, सोसाइटी आपकी क्या करती है? स्लो स्लोली इवॉल्व करती है ना। आइडियाज चेंज होते हैं, किंगडम्स के राइज और फॉल होते हैं, कल्चर्स मिक्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव होता है, और इसी ग्रेजुअल चेंज को हम क्या कहते हैं? ये जो ग्रेजुअल चेंज है उसी को तो हम हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री इज द ग्रेजुअल चेंज। ये जो ग्रेजुअल चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस ग्रेजुअल चेंज इज कॉल्ड हिस्ट्री, है ना। तो सबसे पहले हम एंशियंट इंडिया को समझते हैं। ठीक है, एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन की फाउंडेशन है। क्या है? एंशियंट इंडिया इंडियन सिविलाइजेशन की फाउंडेशन है। जस्ट अ मिनट। जो एंशियंट इंडिया है वो क्या है? फाउंडेशन है। किसकी? इंडियन सिविलाइजेशन की। ठीक है, क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन की फाउंडेशन है। ठीक है, जैसे कि जैसे किसी बिल्डिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है, वैसे ही इंडिया की फाउंडेशन एंशियंट इंडिया में है। एंशियंट इंडिया की जर्नी इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है। शब्द हम जब इंडस वैली सिविलाइज या जब हम सिविलाइजेशन शब्द सुनते हैं तो उन्हें इमेजिन करना चाहिए कि लोग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहना सीख रहे हैं। इंडस वैली के लोग प्लान्ड सिटीज बनाते थे, ड्रेनेज सिस्टम्स बनाते थे, ट्रेड करते थे और ऑर्गेनाइज सोसाइटीज में रहते थे। इसका मतलब ये है कि हजारों साल पहले भी इंडिया में एडवांस अर्बन लाइफ एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद आपका आता है वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज में क्या हुआ? यहाँ पे सोसाइटी और डेवलप होती है, रिलीजियस आइडियाज इवॉल्व होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, फिलोसफिकल थिंकिंग ग्रो करती है, धीरे धीरे किंगडम्स और रिपब्लिक्स इमर्ज होने लगते हैं। फिर महाजनपदास का पीरियड आता है। ठीक है, महाजनपदास के पीरियड में क्या होता है? बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए कि हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और वॉर्स की हिस्ट्री नहीं होती है। ठीक है, हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और वॉर्स की स्टोरी नहीं होती है, हिस्ट्री आइडियाज की भी स्टोरी होती है। जब सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती हैं तब नए आइडियाज और रिफॉर्म्स जन्म लेते हैं। जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म ने सोसाइटी और को सिंप्लिसिटी और पीस का मैसेज दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मौर्यन एम्पायर। उसके बाद हमारा आता है मौर्यन एम्पायर। ठीक है,
चंद्रगुप्ता मौर्य और अशोका का पीरियड इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। एक पावरफुल किंग का वॉयलेंस एक पावरफुल किंग का वॉयलेंस से पीस की तरफ मूव करना बताता है कि हिस्ट्री ह्यूमन इमोशंस और वैल्यूज की भी स्टोरी है। क्या है? वैल्यूज एंड इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। ठीक है। हमें क्या बताता है मौर्यन एम्पायर? वैल्यूज एंड ह्यूमन इमोशंस बताता है। समझ रहे हो? देखो, मौर्यन एम्पायर ने क्या किया, एक पॉलिटिकल यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दिया था। फिर गुप्ता एम्पायर आता है। ठीक है। फिर हमारा गुप्ता एम्पायर आता है। इसमें क्या हुआ आपके गुप्ता एम्पायर में, जिसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं, लिख लो, इसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज। गुप्ता एम्पायर विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज। यहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, आर्ट, हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ। जो आर्यभट्ट जैसे स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो भी इसी पीरियड में आए थे। इसका मतलब ये है कि एंशंट इंडिया सिर्फ टेम्पल्स और किंग्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि नॉलेज इनोवेशन का भी सेंटर था। है ना? क्या था? नॉलेज इनोवेशन। नॉलेज इनोवेशन का भी सेंटर था। है ना? फिर धीरे धीरे एंशियंट इंडिया, मिडीवियल इंडिया में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है। अब हम जंप करते हैं मिडीवियल इंडिया में। लेट मी टेक द ब्लैक पेन। और हाँ, अब हम आते हैं मिडीवियल इंडिया पे। ठीक है। लेट्स जंप टू मिडीवियल इंडिया। ठीक है। तो देखो, ये जो चेंज है ये तो बिल्कुल सडन नहीं था कि बिल्कुल जो आपकी एंशियंट इंडिया से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया मिडीवियल इंडिया। ये चेंज बिल्कुल भी सडन नहीं था। ठीक है। बाहर से इन्वेजन्स आए, नए रूलर्स आए थे, नए कल्चर्स आए। मिडीवियल इंडिया हमें कल्चरल इंटरेक्शन और सिंथेसिस सिखाता है। क्या सिखाता है? व्हाट डज इट टेल अस? cultural interactions and synthesis। ये हमें मिडीवल इंडिया सिखाता है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर पावरफुल पॉलिटिकल सिस्टम्स बनकर इमर्ज होते हैं इसमें। ठीक है। लेकिन मिडीवल इंडिया को सिर्फ इन्वेजन्स की हिस्ट्री समझना गलत है। ये पीरियड आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, म्यूजिक के लिए, लिटरेचर के लिए, स्पिरिचुअल मूवमेंट्स के लिए, ठीक है, जैसे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट मिडीवियल इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कौन से मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। ये क्या है? मिडीवियल इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं। ठीक है। तो ये मूवमेंट्स लोगों को इक्वालिटी, डिवोशन और ह्यूमैनिटी का मैसेज देते थे। ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस नहीं होती है, सोशल और कल्चरल चेंजेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत कॉन्सेप्ट समझने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे हम मॉडर्न इंडिया की तरफ मूव करते हैं। मॉडर्न इंडिया का पीरियड इंडिया की स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है। यूरोपियंस इंडिया में ट्रेड के लिए आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली पॉलिटिकल पावर बन गई। यहाँ स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि स्मॉल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे बड़े पॉलिटिकल चेंजेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी और गवर्नेंस को कितना इफेक्ट किया। ठीक है। 1857 का जो रिवोल्ट है वो इंडियन रेजिस्टेंस का मेजर एग्जाम्पल था। उसके बाद इंडियन नेशनलिज्म ग्रो करना स्टार्ट हुआ।
इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, मॉडरेट लीडर्स आए, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आए, और फिर गांधीनियन एरा स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी ने क्या किया था? फ्रीडम स्ट्रगल को मास मूवमेंट बना दिया। फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की फाइट नहीं थी, वो डिग्निटी, राइट्स और सेल्फ रिस्पेक्ट की फाइट्स भी थी। इसीलिए जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली इंडिया की अवेकनिंग को समझ रहे होते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, कंटिन्यूटी, चेंज एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ चेंज नहीं होता, हिस्ट्री का मतलब कंटिन्यूटी भी होता है। एग्जाम्पल के लिए आई विल टेल यू, जैसे मान लो, अम, कैसे बताऊं, रुकना, आई विल टेल यू। ठीक है, कंटिन्यूटी, चेंज एंड एवोल्यूशन। अरे यार, कंटिन्यूटी, चेंज एंड एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम किस एग्जाम्पल से लें? देखो, एग्जाम्पल के लिए इंडिया में स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट एंशंट इंडिया से लेकर आज तक एग्जिस्ट करता है। फैमिली सिस्टम हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, कल्चरल डाइवर्सिटी हो गए, ये कंटिन्यूटीज हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल सिस्टम्स ये चेंज होते रहते हैं, ये इमर्ज होते रहते हैं। समझ रहे हो? इसी मिक्सचर को, कंटिन्यूटी एंड चेंज को समझना यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि हिस्ट्री को इफेक्टिवली कैसे पढ़े। सबसे पहला रूल, हिस्ट्री को रटना नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव टू डू रोट लर्निंग। ठीक है, हिस्ट्री को बिल्कुल भी मत रखना, फ्लो समझना स्टार्ट करो। जब भी कोई इवेंट पढ़ो तो बेसिकली आपको, ठीक है, जब कोई भी इवेंट पढ़ो सबसे पहले ये पूछो, ये इवेंट क्यों हुआ, इससे पहले क्या हुआ था, इसका इम्पैक्ट क्या था, सोसाइटी पर इसका इफेक्ट क्या पड़ा। अगर आप ये क्वेश्चंस पूछोगे तो हिस्ट्री ऑटोमेटिकली एनालिटिकल लगने लगेगी। समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? You don't have to do rote learning. You have to understand, don't mug up the facts. Clear? Getting my point? ठीक है, देखो, नोट्स मेकिंग पे हम आते हैं, रुक जाना। विल कम ऑन नोट्स मेकिंग ऑल्सो। लेट मी चेक। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब तक हमने समझा था कि हिस्ट्री को टाइमलाइन और फ्लो के थ्रू कैसे देखना चाहिए, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हिस्ट्री को यूपीएससी के लिए स्मार्ट वे में कैसे प्रिपेयर करें। बहुत स्टूडेंट्स हार्डवर्क तो करते हैं, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन के बिना प्रिपरेशन करते हैं। रिजल्ट क्या होता है उसका? वो बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे नोट्स बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो यूपीएससी प्रिपरेशन सिर्फ हार्ड वर्क का गेम नहीं है, ये स्मार्ट वर्क और स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन का एग्जाम है। अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो प्रिपरेशन सिंपल और इफेक्टिव बन जाती है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए, यूपीएससी में हिस्ट्री क्या है? एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री डायरेक्टली कनेक्ट होती है। हिस्ट्री किससे डायरेक्टली कनेक्ट होती है? हिस्ट्री आपकी डायरेक्टली कनेक्ट होती है सब्जेक्ट से। कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स? पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, और बताओ, एथिक्स, ऐसे, और करंट अफेयर्स। इन सब्जेक्ट से हिस्ट्री डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। हिस्ट्री इज डायरेक्टेड कनेक्टेड टू ऑल दीज सब्जेक्ट्स। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हो तो इनडायरेक्टली, वेट, आई एम टेलिंग यू हियर, if you are studying such topics such as freedom struggle, you are reading about freedom struggle, ठीक है, if you are reading about freedom struggle, ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली
इनडायरेक्टली नेशनलिज्म, ठीक है, गवर्नेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, ये सारी चीजें भी समझ रहे हो। इसीलिए हिस्ट्री की प्रिपरेशन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी होती है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डेवलपिंग दैट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हियर, है ना। तो हिस्ट्री अब कैसे क्वेश्चंस पूछता है, देखें। देखो, बहुत स्टूडेंट्स बहुत अभी भी स्कूल वाली मेंटालिटी के साथ यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्कूल एग्जाम्स में जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, बट यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे पूछते थे स्कूल्स में, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, अशोका कौन थे, हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर। लेकिन यूपीएससी का अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यूपीएससी फैक्ट्स के पीछे का लॉजिक पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है? फैक्ट्स के पीछे जो लॉजिक लगता है। हेलो। ओके। यस। हाँ। तो आपका यूपीएससी का अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यूपीएससी फैक्ट्स के पीछे का लॉजिक पूछता है। यूपीएससी ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट इवेंट्स को कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि भक्ति मूवमेंट क्या था। यूपीएससी पूछेगा भक्ति मूवमेंट ने इंडियन सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, या भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में क्या सिमिलैरिटीज थी, फ्रीडम स्ट्रगल में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का क्या रोल था। देखो, आई नो दिस मस्ट साउंड वेरी टफ फॉर यू, क्योंकि अभी आपने शुरू किया है प्रिपरेशन। तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू, ठीक है। तो आपने डिफरेंस देखा, यहाँ सिर्फ रट्टा काम नहीं करेगा, यहाँ अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस चाहिए। इसीलिए हिस्ट्री को स्टोरी ऑफ फ्लो के थ्रू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्कूल हिस्ट्री और यूपी हिस्ट्री का डिफरेंस, यूपीएससी हिस्ट्री का क्या डिफरेंस है? स्कूल लेवल पर हिस्ट्री बेसिक अवेयरनेस के लिए पढ़ाई जाती थी। वहाँ आपका फोकस क्या, बस पूछते थे टीचर डेट्स, नेम्स, किंग्स, बैटल, सिंपल फैक्ट्स। लेकिन यूपीएससी लेवल पर आपका क्या फोकस होता है? कॉज एंड इफेक्ट क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या था, कंटिन्यूटी चेंज क्या था, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एनालिटिक, बहुत सारी चीजें हैं। तो एग्जाम्पल के लिए स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि 1857 रिवोल्ट हुआ, बस इवेंट याद कर लिया। लेकिन यूपीएससी में आपको समझना पड़ेगा रिवोल्ट के पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे, सोशल कॉजेस क्या थे, रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, और इसका फ्यूचर इंडियन नेशनलिज्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो यही यूपीएससी हिस्ट्री और स्कूल हिस्ट्री का मेजर डिफरेंस है। यूपीएससी वांट्स थिंकर्स नॉट मेमोराइजर्स। तो अब सवाल आता है कि हिस्ट्री को इफेक्टिवली कैसे आप प्रिपेयर करोगे तब। तो सबसे पहला पावरफुल मेथड है टाइमलाइन बेस्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है, टाइमलाइन बेस्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब आप इसमें क्या करोगे, है ना। बहुत स्टूडेंट्स डायरेक्टली चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट एस्पिरेंट्स पहले टाइमलाइन को बनाते हैं। टाइमलाइन एक मैप की तरह होती है जो आपको पूरी जर्नी दिखाता है, ठीक है, पूरी जर्नी दिखाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पहले एक रफ टाइमलाइन बना लो। अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासे, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीनियन एरा, इंडिपेंडेंस। तो अब जब भी आप चैप्टर पढ़ो, उसको टाइमलाइन में प्लेस करो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि कौन सा इवेंट किसके बाद हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या था। इसी टेक्निक से हिस्ट्री इंटरकनेक्टेड लगने लगती है। टाइमलाइन स्ट्रैटेजी का एक और बेनिफिट है, रिवीजन इजी हो जाता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स 500 पेजेस रिवाइज करने से डरते हैं, लेकिन अगर आपके पास कंसाइज टाइमलाइंस हैं तो पूरा चैप्टर 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है। इसीलिए स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज को समझते हैं, इवेंट्स को कनेक्ट कैसे करें। यूपीएससी को इंटरकनेक्टेड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश पॉलिसीज हैं तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगा,
इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होगा तो पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन होगा। आई एम राइटिंग दिस ईयर फॉर यू। ठीक है। क्या है? ब्रिटिश पॉलिसीज। ब्रिटिश पॉलिसीज हैं। डोर बंद कर दीजिए। ब्रिटिश पॉलिसीज हैं तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होगा। क्या होगा? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होगा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होगा तो पब्लिक डिससेटिस्फाई होगी, है ना? पब्लिक डिससेटिस्फाई होगी। पब्लिक डिससेटिस्फाई होगा तो रिवोल्ट्स होंगे। ठीक है। रिवोल्ट्स होंगे तो नेशनलिज्म आएगा। ठीक है। नेशनलिज्म आएगा तो हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे कि हमें आज़ाद करो। ठीक है। तो आप देख रहे हो चीजें कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिसीज आई, उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, फिर पब्लिक डिससेटिस्फाई हुई, फिर उसके लिए रिवोल्ट किए उन्होंने, फिर नेशनलिज्म की बात आई, फिर उनको फ्रीडम चाहिए थी। तो दिस ऑल इज इंटरकनेक्टेड। तो देखिए कैसे एक इवेंट दूसरे इवेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी को हिस्टोरिकल फ्लो कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट एज? हिस्टोरिकल फ्लो। इसी को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फ्लो। दिस इज नोन एज हिस्टोरिकल फ्लो। डायनेस्टीज को भी आइसोलेटेड तरीके से मत पढ़िए। एग्जाम्पल के लिए आई टेल यू, मौर्यन एम्पायर ने पॉलिटिकल यूनिटी दी, गुप्ता एम्पायर ने कल्चरल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन किया, दिल्ली सल्तनत ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया, मुगल्स ने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपैंड किया। ठीक है। तो अगर आप डायनेस्टीज को कंट्रीब्यूशन और कंटिन्यूटी के थ्रू देखोगे तो रिटेंशन क्या होगा? बेटर होगा, है ना? तो रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी सिर्फ नाम के थ्रू मत पढ़ो, समझो कि रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, राजा राम मोहन रॉय ने रिफॉर्म्स क्यों स्टार्ट किए, स्वामी विवेकानंद ने यूथ को क्यों इंस्पायर किया, दयानंद सरस्वती ने सोसाइटी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहा। जब आप वाई समझने लगते हो इन हिस्ट्री, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस वाई, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस वाई, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस वाई, ठीक है, तब हिस्ट्री आपको मीनिंगफुल लगने लगेगी। इफ यू अंडरस्टैंड वाई तो हिस्ट्री विल सीम मीनिंगफुल टू यू। ठीक है। हिस्ट्री विल मीन समथिंग टू यू। तो फ्रीडम स्ट्रगल को भी सिर्फ इवेंट्स की लिस्ट मत समझिए। फ्रीडम स्ट्रगल एक्चुअली इंडिया अवेकनिंग की स्टोरी थी। इसमें बहुत सारे फेजेस थे। मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, रेवोल्यूशनरी फेज, गांधीनियन फेज। हर फेज की स्ट्रैटेजी अपनी अलग थी, हर फेज का ऑब्जेक्टिव अलग था, और हर फेज ने इंडियन नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्गर बनाया। तो इसीलिए फ्रीडम स्ट्रगल को इमोशन और कंटिन्यूटी के थ्रू समझना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर बुक्स एंड सोर्सेज बता दीजिए। बुक्स एंड सोर्सेज इसमें है, बुक्स एंड सोर्सेज। यस, इट इज वेरी राइट दैट मिनिमम सोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर सोर्सेज मिनिमम। ठीक है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आप सबकी। स्टूडेंट्स मार्केट से बहुत सारी किताबें खरीद कर लाते हैं, पीडीएफ को इकट्ठा करते हैं, टेलीग्राम चैनल्स को सेव करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो जिस चीज की जरूरत है वो चीज नहीं करते। और वो चीज क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज रिवीजन। रिवीजन नहीं करते। यू डोंट डू रिवीजन, यू डोंट रिवाइज। तो यूपीएससी is not cleared by collecting resources. UPSC is cleared by revising limited resources but multiple times. ठीक है। तो अगेन आई विल रिकमेंड यू इन द रिसोर्सेज में कि एनसीईआरटी, जैसा कि मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी में भी आपको बोला है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फाउंडेशन के लिए। ठीक है। एनसीईआरटी इज वेरी नेसेसरी फॉर द फाउंडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप एक कोई स्टैंडर्ड बुक ले लो, स्टैंडर्ड बुक ले लो फॉर एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। वरना
तक्षशास्त्र के तक्षशास्त्र की बुक ले लो। तक्षशास्त्र की बुक ले लो। इट हैज वन डेडिकेटेड बुक। ठीक है। तो कीप इट योर, ये रिसोर्स रख लो। ठीक है। उसके बाद आप जो क्लास नोट्स बना रहे हो, तो ये जो क्लास नोट्स हैं, इट शुड बी टाइमलाइन नोट्स। इट शुड नॉट बी क्लास नोट्स, इट शुड बी टाइमलाइन नोट्स। ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपके कुछ बेसिक रिसोर्सेज हैं। ये जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, बस ये पढ़ लीजिए। ये बेसिक रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अपना फाउंडेशन को बिल्ड करो। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक कोई भी चूज कर लो, एंशियंट के लिए, मिडीवियल के लिए, मॉडर्न के लिए। अगर आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने तो तक्षशास्त्र की बुक ले लीजिए। ठीक है। बाकी टाइमलाइन नोट्स क्लास में बनाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डीएमपीज मिलेंगे। डीएमपीज मींस डेली मेंस प्रैक्टिस और डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस। ठीक है। डीपीपी, 10 क्वेश्चन डीपीपी, 1 क्वेश्चन मेंस का, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन योर क्लासेस वुड स्टार्ट। एंड आपके स्मार्ट क्लासरूम में यू विल गेट दैट टीचर। ठीक है। समझ गए? या नोट मेकिंग बहुत आपकी स्मार्ट होनी चाहिए। नोट मेकिंग शुड बी वेरी स्मार्ट। ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स पूरी बुक कॉपी कर देते हैं नोट्स में। ये नोट्स मेकिंग उस तरीके से मत रखना। स्मार्ट नोट्स आप थोड़े कंसाइज रखना। नोट्स में सिर्फ टाइमलाइन लिखना, कीवर्ड्स लिखना, उनके कॉजेज, इम्पैक्ट और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को लिखना, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर 1857 की रिवोल्ट की बात हो रही है, ठीक है, अगर 1857 के रिवोल्ट की यहाँ पे बात हमने की है, अरे यार रेड पेन, अगर यहाँ पे हम 1857 की रिवोल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके कॉजेस क्या थे? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, मिलिट्री, रिलीजियस क्या थे? ठीक है। रिजल्ट क्या था उसका? व्हाट वाज द रिजल्ट? एंड ऑफ कंपनी रूल, बिगनिंग ऑफ क्राउन रूल। तो बस कंसाइज स्ट्रक्चर में एनफ होता है रिवीजन के लिए। ठीक है। रिवीजन स्ट्रैटेजी को अगर मैं बताऊं, तो रिवीजन बिना तो हिस्ट्री इम्पॉसिबल सी है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो नेचुरली चीज़ों को भूल जाओगे। इसीलिए रेगुलर रिवीजन कंपलसरी है। डेली थोड़ा सा रिवाइज करो, वीकली टाइमलाइन रिवाइज करो, मंथली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इससे क्या होता है? रिटेंशन स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी प्रीवियस पेपर्स को उठाइए, माइंडसेट समझिए, माइंडसेट बनाइए यूपीएससी का। आपको पता चलेगा कि यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चंस कम और एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं, डायरेक्शन के लिए यूज़ करो। अब कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो एस्पिरेंट्स हिस्ट्री प्रिपरेशन में करते हैं। पहली मिस्टेक है हैविंग टू मेनी रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स हर टीचर, हर टॉपर की बुक लिस्ट फॉलो करने लगते हैं। रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन। फिर आप रट्टा मारते हो। ठीक है। हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करो, बिना याद करना। देखो, याद करोगे तो लॉन्ग टर्म में फेल हो जाओगे। तीसरी मिस्टेक, टाइमलाइन इग्नोर करो। टाइमलाइन के बिना बेसिकली कुछ भी नहीं है। टाइमलाइन के बिना हिस्ट्री डिस्कनेक्टेड लगती है। ठीक है। रिवीजन मत स्किप करना। आंसर राइटिंग मत अवॉइड करना। ठीक है। सो आर यू क्लियर विद दिस? समझ आ गया? ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सॉरी मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर लिया आज हिस्ट्री में। ठीक है। तो इसी के साथ हम जब आपकी हिस्ट्री की क्लासेस में मिलेंगे, तो हम अच्छे से सारे कंसेप्ट्स को बेसिक से उठाएंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो डिड यू लाइक द सेशन? ठीक है, तो वेरी गुड। एक बार इस पीडीएफ को स्क्रॉल कर लेना, देख लेना। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये पीडीएफ। जस्ट स्क्रॉल दिस पीडीएफ, यू विल बी प्रोवाइडेड इन योर स्मार्ट क्लासरूम इस पीडीएफ को। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न आई हैव रिसीव्ड दैट जो आपके स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स का एक्सेस नहीं मिला है।
स्मार्ट क्लासरूम्स का एक्सेस। ठीक है। तो जब आपकी प्री मेंटोरशिप सेशंस ओवर हो जाएंगे, उसके बाद एक लाइव सेशन होगा। ठीक है। उसमें उस लाइव सेशन में बच्चों के इनरोलमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, इनरोलमेंट्स लिस्ट अनाउंस होगी। ठीक है। कि कितने बच्चे इनरोल हो चुके हैं। तो इनरोलमेंट लिस्ट अनाउंस करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका इनरोलमेंट हो गया है कि नहीं स्मार्ट क्लासरूम में। नहीं हुआ होगा तो विल गेट द लिंक एंड ऑल देन एंड देयर इन दैट लाइव सेशन ओनली। सो डोंट पैनिक अगर अभी आप नहीं इनरोल हो पाए हो। अभी नहीं इनरोल हो पाए हो तो वेट फॉर योर मेंटर टू कम लाइव, टेक अ लाइव सेशन एंड they'll guide you how to proceed with this. So thank you so much. Let's meet in the नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास इंडियन इकोनॉमी पे है, तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी पे भी। ठीक है, चलिए। थैंक यू एवरीवन।